स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें अकशेरुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं। 2. वे विश्व भर में उथले जल के महासागरों में पाए जाते हैं। 3. वे अपने जीवन काल में कई बार लिंग बदल सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑस्ट्रेडी परिवार से संबंधित सीप अकशेरुकी हैं जो समूहों, तलछटों या भित्तियों में रहते हैं। सीप के हेमोलिप में पाए जाने वाले रोगाणुरोधी प्रोटीन और पेप्टाइड्स में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है जो निमोनिया, टॉन्सिलिटिस और आमवाती बुखार जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः कथन 1 सही है। इन सर्वाहारी जीवों की विशेषता उनके खुरदुरे चट्टान जैसे सख्त खोल हैं जो आमतौर पर अंडाकार या नाशपाती के आकार के होते हैं। विश्व भर में उथले जल के महासागरों में पाए जाने वाले सीपों की कॉलोनियां विभिन्न समुद्री जीवों जैसे समुद्री एनीमोन, बार्नाकल और मसल्स के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करती हैं। अतः कथन 2 सही है। सीपों को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है क्योंकि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनकी तलहटी और चट्टानें अनेक समुद्री जीवन रूपों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। सभी सीपें जीवन की शुरुआत नर के रूप में करती हैं लेकिन आमतौर पर लगभग 1 वर्ष के बाद स्थायी रूप से मादा में बदल जाती हैं। इसके अलावा सीप अपने जीवन काल में कई बार लिंग बदल सकते हैं। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य विश्वविद्यालयों में संबद्ध राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। 2. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। 3. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति कुलाध्यक्ष रहते हुए नियुक्त करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। अतः कथन 1 सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। अतः कथन 2 सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति केवल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक ही सीमित होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा कुलाध्यक्ष रहते हुए नियुक्त किए जाने वाले कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें रेल मार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। 2. इसमें 2 गलियारे होंगे, पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। 3. इसमें 1 विद्युत केबल, 1 हाइड्रोजन पाइपलाइन और 1 हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। निम्नलिखित में से कौन सा गलियारा उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित है? ए. हिंद प्रशांत आर्थिक गलियारा, बी. भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, सी. ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क, डी. एशिया अफ्रीका विकास गलियारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC प्रस्तावित IMEC में रेल मार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों में विस्तारित होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। IMEC कॉरिडोर में 1 विद्युत केबल, 1 हाइड्रोजन पाइपलाइन और 1 हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 124(3)(c) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक पारंगत विधिवेत्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 2. संविधान में विधिवेत्ता पद को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। 3. परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों में 1/4 संख्या विधिवेत्ताओं की होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 124(3)(c) के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक पारंगत विधिवेत्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अतः कथन 1 सही है। संविधान में पारंगत विधिवेत्ता की परिभाषा को लेकर स्पष्टता नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। संविधान अधिनियमित होने के बाद से अभी तक कोई भी विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय में शामिल नहीं हो पाया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1.
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 3 फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपर्युक्त रिपोर्ट जारी करता है? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व आर्थिक मंच, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विश्व आर्थिक मंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसमें आगामी वर्षों में विश्व के समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर जोखिमों का पता लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में 1200 से भी अधिक विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि शामिल होती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का मापदंड निर्धारित किया जाता है: आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि रोजगार और कौशल का विकास किस प्रकार होगा। यह रिपोर्ट विश्व के सबसे बड़े नियोक्ताओं के सर्वेक्षण डेटा पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, जिसमें ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई, सस्ते और मशीन निर्मित आयातों की भारतीय बाजार में वृद्धि हुई। कथन 2, भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि लगभग 80% टैरिफ ने भारतीय वस्त्रों को महंगा और अप्रतिस्पर्धी बना दिया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। हाल ही में ऑक्सफैम ने अपने शोध से एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया जिसमें बताया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य ने वर्ष 1765 और वर्ष 1900 के बीच भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आज के मूल्य में निकाले, जिसमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का लाभ 10% सबसे धनी लोगों को प्राप्त हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, जिसने ब्रिटिश लोगों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति दी, भारतीय बाजार कम लागत वाले मशीन निर्मित आयातों से भर गया। अतः कथन 1 सही है। भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करने में कठिनाई हुई क्योंकि लगभग 80% टैरिफ ने भारतीय वस्त्रों को महंगा और अप्रतिस्पर्धी बना दिया। अतः कथन 2 सही है। 1820 के बाद यूरोपीय बाजार भारतीय निर्यात के लिए लगभग बंद हो गए। सस्ते ब्रिटिश निर्मित वस्त्र भारतीय बाजार में भर गए। नए रेल नेटवर्क के आने से यूरोपीय उत्पादों को देश के सुदूर स्थानों तक पहुंचने में मदद मिली। भारत एक शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बन गया। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भूरी समिति की रिपोर्ट 1946 में निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का आह्वान किया गया था। 2, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के नाते भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 स्वास्थ्य सेवा पर भी लागू होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूरी समिति की रिपोर्ट 1946 में निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का आह्वान किया गया था। अतः कथन 1 सही है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.9% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 स्वास्थ्य सेवा पर एक सेवा के रूप में लागू होता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना पहली बार वर्ष 1920 में हुई थी और इसे वर्ष 1923 में भंग कर दिया गया था। 2, एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होने का विचार सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा रखा गया था। 3, भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पहली बार वर्ष 1920 में हुई थी और मितव्ययिता के उपाय के रूप में वर्ष 1923 में से भंग कर दिया गया था। अतः कथन 1 सही है। इसे वर्ष 1935 में जीवंत किया गया और तब से यह अस्तित्व में है। यह विचार कि एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सामने रखा गया था।
जिससे महसूस किया कि भारत सरकार शैक्षिक नीति के सामान्य उद्देश्यों को परिभाषित करके स्थानीय सरकारों को सलाह और सहायता देकर और विभिन्न प्रांतों में और भारत के अलावा अन्य जगहों पर शैक्षिक विचारों के विकास के लिए एक अमूल्य कार्य कर सकती है। अतः कथन 2 सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी देश में उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं, जिससे उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है और उसकी विनिमय दर मजबूत होती है। 2. यदि किसी देश में मुद्रास्फीति उसके व्यापारिक साझेदारों की तुलना में अधिक है तो उसकी क्रय शक्ति कम होने के साथ साथ उसकी मुद्रा भी कमजोर हो जाती है। 3. राजनीतिक अस्थिरता विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है तथा देश की मुद्रा को कमजोर कर सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक। किसी देश में ब्याज दरें अधिक होने से विदेशी निवेश आकर्षित होता है, जिससे उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है और विनिमय दर मजबूत होती है। अतः कथन 1 सही है। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति उसके व्यापारिक साझेदारों की तुलना में अधिक है तो उसकी क्रय शक्ति कम होने के साथ साथ उसकी मुद्रा भी कमजोर हो जाती है। अतः कथन 2 सही है। एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था देश की मुद्रा में विश्वास बढ़ाती है, जिससे विनिमय दर मजबूत होती है। राजनीतिक अस्थिरता विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है और देश की मुद्रा को कमजोर कर सकती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. असैन्य परमाणु दायित्व कानून परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करते हैं तथा परिणामी क्षति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं। 2. भारत ने न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए वर्ष 1997 में अपनाए गए पूरक मुआवजे पर व्यापक अभिसमय का अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है। 3. भारत ने परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए शीघ्र मुआवजा व्यवस्था स्थापित करने हेतु वर्ष 2010 में परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम लागू किया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु घटना या आपदा के कारण होने वाले परमाणु क्षति के लिए पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध हो तथा यह निर्धारित किया जाए कि उस नुकसान के लिए कौन उत्तरदायित्व होगा। अतः कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के लिए एक निक्षेपागार के रूप में कार्य करती है। इनमें परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन तथा परमाणु क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन शामिल है। न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि स्थापित करने के लिए पूरक मुआवजे पर अम्ब्रेला कन्वेंशन को वर्ष 1997 में अपनाया गया था। भारत ने वर्ष 2016 में CSC की पुष्टि की। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत ने परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करने हेतु वर्ष 2010 में परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम लागू किया। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना भारत में हल्दी की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने तथा हल्दी का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में वृद्धि के लिए की गई है। 2. यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में पहला उत्पाद समर्पित बोर्ड है। 3. बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष के साथ 3 हल्दी उत्पादक राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसकी स्थापना भारत में हल्दी की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने तथा हल्दी का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में वृद्धि के लिए की गई है। अतः कथन 1 सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चाय, कॉफी, रबर, मसाले और तंबाकू के बाद अपने उत्पाद समर्पित बोर्डों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी है। अतः कथन 2 सही नहीं है। बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा, जिसमें आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही हल्दी उगाने वाले 3 राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते शिशु लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया था। 2. यह योजना अब बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। 3. अब इसे मिशन शक्ति में शामिल कर लिया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक समग्र पहल है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।